दोस्तों नमस्कार। ढाई अक्सर प्रेम के और 2.5 महीने सरकार के। कब यह धागा टूट जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। वैसे प्रेम का धागा, प्यार का धागा कभी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन सरकार का धागा कब टूट जाए, सरकार का प्रेम कब मोहभंग हो जाए, सरकार कब किससे ज्यादा प्यार करने लगे और सरकार के अंदर रहने वाले कब बेकार होने लगे और सरकार के अंदर रहने वाले लोग कब बाहर पींगे बढ़ाने लगे, कोई कुछ कह नहीं सकता है। एकनाथ शिंदे 24 घंटे पहले वो नरेंद्र मोदी के साथ में एक सार्वजनिक मंच पर थे, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में थे और जैसा प्यार नरेंद्र मोदी ने इस मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ में दिखाया, वैसा प्यार किसी और के साथ में नहीं दिखाया, वैसा अपनापन, वैसी खास नजदीकियां किसी के साथ नहीं दिखाया। लेकिन 24 घंटे भी इस प्यार को, इस अपनापन को, इस हमदर्दी को नहीं बीते थे कि एकनाथ शिंदे ने एक बयान दे दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में मत लेना वरना घोड़ा पलट दूंगा। अभी घोड़ा पलटने की जो बात है, सरकार पलटने की बात वो कह रहे हैं कि मुझे हल्के में लिया, मैंने सरकार पलट दी। अब सरकार पलटने की जो बात वो कह रहे हैं, तो क्या वाकई एकनाथ शिंदे का मोहभंग हो रहा है? क्या वाकई एकनाथ शिंदे बड़े संकेत दे रहे हैं? और बात कुछ ऐसी है कि बात नरेंद्र मोदी तक पहुंची हुई है। नरेंद्र मोदी की झप्पी भी उस चीज को कम नहीं कर पाई है। नरेंद्र मोदी का लगाव, प्रेम, हमदर्दी, नरेंद्र मोदी का हालचाल लेना, तवज्जो देना उनको, ये सब भी कम नहीं कर पाया और इसीलिए आज उन्होंने फिर से जा करके ये कह दिया कि मुझे हल्के में लोगे तो मैं सरकार पलट दूंगा। ये बात, ये बयान अपने आप में बहुत खास हो जाता है। एकनाथ शिंदे के इस बयान पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जो अभी अभी खबर निकल करके सामने आई है। ये खबर आप देखिए। एकनाथ शिंदे की गाड़ी को उनको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ये खबर आप देखिए, 3:10 की 21 फरवरी की आज की अभी की खबर है कि डिप्टी सीएम शिंदे को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एक्शन, 2 संदिग्ध जो है गिरफ्तार हो गए। तो एकनाथ शिंदे को जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं और देवेंद्र फडणवीस की सरकार उनके विधायकों की सुरक्षा को कम करने का काम कर रही है। यह खबर मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। एकनाथ शिंदे के 20 विधायकों की सिक्योरिटी या तो कम कर दी गई है या हटा दी गई है और अब उनको धमकी मिल रही है। सियासत में ये संकेत क्या कहते हैं, जरा समझिए इस बात को। सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई पहलू छुपा होता है। अब एकनाथ शिंदे के साथ में यहां पर जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे कौन सा पहलू छिपा हुआ है आप देख लीजिए। अब जो इन्होंने बयान दिया है उस पर हम बात करते हैं और इसके साथ में मैं आपको फिर आगे आपको दिखाऊंगा। आज की खबर है कि 3 बड़े कार्यक्रम हुए हैं जिसमें एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे हैं। 3 बड़े कार्यक्रम देवेंद्र फडणवीस ने, उनकी सरकार ने किए और उसमें एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे। उससे पहले धमकी जो दी जा रही है घोड़ा खोलने की, ये घोड़े खोलने की धमकी क्या कहती है, जरा इसको समझिए। एकनाथ शिंदे ने कहा मुझे हल्के में मत लो और मैंने पहले ही उन लोगों से कह दिया था कि मुझे हल्के में लोगे तो नुकसान उठाओगे, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं कार्यकर्ता भी बाला साहब ठाकरे का हूं, दीगे का हूं। और जब आपने 2022 में इसे हल्के में लिया तो मैंने तो घोड़ा घूम गया और मैंने सरकार बदल दी। ये बात, ये बयान वो अब दे रहे हैं। सरकार बदलना और एकनाथ शिंदे अपनी पावर दिखाना किसको चाह रहे हैं? अब तो कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है कि उद्धव ठाकरे का वो कोई नुकसान करे। तो ये सरकार बदलने की धमकी एकनाथ शिंदे किसको दे रहे हैं? था कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप तांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? नंबर 1। दूसरा सवाल है कि कुछ राज्यों में मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए। क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ।
लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। पहले एकनाथ शिंदे ने सरकार बदलने की, घोड़ा घुमाने की, घोड़ा पलटने की धमकी दी और उसके बाद में अपनी अहमियत दिखा दी। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मेरी अहमियत है, मेरी पकड़ है और उस पकड़ की वजह से ही आप सरकार में हो। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधानसभा में अपने पहले ही भाषण में मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से अधिक सीट मिलेंगी और हमें 232 सीट मिली। यही कारण है कि मुझे हल्के में न लें। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं उन्हें समझ जाना चाहिए। मतलब भाजपा की जो जीत हुई है, उस जीत पर एकनाथ शिंदे अपनी मोहर, अपनी छाप दिखाना चाहते हैं कि जीत हुई है, उस जीत में मेरा योगदान है, मेरा काम है, मैंने काम किया। मैंने विधानसभा में जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली उसके बाद में पहले ही भाषण में कह दिया था और उसको रिजल्ट में बदल करके दिखाया। ये एकनाथ शिंदे का कहना अपने आप में देवेंद्र फडणवीस को हल्का करना, भाजपा की जीत को छोटा बताना और उसमें अपने योगदान का ठप्पा लगाना, ऐसे ही समझिए। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। अब एकनाथ शिंदे यहां पर अपनी न केवल मौजूदगी दिखा रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि इस जीत में मेरा अपनी भूमिका, उसको आप नकार नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। और मुझे अच्छे से याद है जब एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा रहा था, तभी दिल्ली चक्कर काट रहे थे, तो इन्होंने दिल्ली आते ही एक बयान दिया था कि लाडली बहना की वजह से हम जीते हैं। और वो लाडली बहना स्कीम जो है वो देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे लेकर के आए थे। और एकनाथ शिंदे जो स्कीम लेकर के आए थे उसमें कटौती करने का काम अब देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी संख्या में वहां पर लाडली बहनों की छटनी कर दी है। तो सहानुभूति अपनी तरफ खींचने का काम यहां पर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और बात केवल इतनी सी नहीं है, 3 सरकारी कार्यक्रम, ये खबर आप देखिए लाइव हिंदुस्तान की, आज की खबर है, पुरानी खबर नहीं। आज की खबर 21 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 3 सरकारी कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे जिनमें सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? कोई सामान्य बात तो नहीं है और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाए। जाहिर सी बात है, सरकार में जब आप डिप्टी सीएम हैं तो आपको सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है, आपके लिए कुर्सी लगती है और वो कुर्सी अगर खाली रहे तो सोचिए फिर क्या संदेश जाता है। और महाराष्ट्र में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 3 सरकारी कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे जिनमें सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी। ठाणे के बदलापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण पर शिंदे मौजूद नहीं थे। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे यहां पर नहीं गए। मतलब वो अपने आप को मराठा के तौर पर शायद वो चाहते होंगे कि मैं अनावरण करूं, लेकिन भाजपा मराठा वोटों पर अपना ठप्पा लगाना चाहती है, इसीलिए शिंदे की बजाय देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर उद्घाटन किया। ये कहीं ना कहीं ईगो वाली बात थी। यह बात हैरान करने वाली थी क्योंकि ठाणे को एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र माना जाता है। उन्हीं के गृह क्षेत्र में मूर्ति लग रही है और उन्हीं के गृह क्षेत्र में मूर्ति लगाने को लेकर के भी उनको नहीं बल्कि सीएम को खुद आना पड़ा। सीएम आ रहे हैं और यहां पर एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया जा रहा, मतलब एकनाथ शिंदे नहीं पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात, वो खुद चाहते थे कि मैं अनावरण करूं इसका। यहां के मामलों में वह खास दिलचस्पी लेते रहे हैं। ऐसे में ठाणे में महाराज शिवाजी को लेकर के हुए आयोजन से उनकी दूरी चौंकाने वाली थी। इसके बाद आगरा किले में हुए आयोजन में भी शिंदे नहीं पहुंचे। शिव सृष्टि थीम पार्क के लोकार्पण के दौरान भी एकनाथ शिंदे की मौजूदगी नहीं रही। इन तीनों ही आयोजनों में देवेंद्र फडणवीस मुख्य उपस्थिति के नाते मौजूद थे।
मतलब वही चीफ गेस्ट थे। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे इन कार्यक्रमों को खुद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कम से कम जो है मुझे सीएम नहीं बनाया तो इन चीफ गेस्ट तो बना ही दो, लेकिन चीफ गेस्ट भी अब भाजपा ही बनेगी। तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? एकनाथ शिंदे बोले कि हम अपने घर बैठेंगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि ठीक है हो सकता है कि कोई संयोग की बात हो, इससे पहले भी टकराव है। इस तरह से एकनाथ शिंदे के 3 आयोजन में से लगातार दूर रहने को लेकर के अब कयास तेज है। नासिक और रायगढ़ जिलों के प्रभारी मंत्रियों को लेकर के पहले ही भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में मतभेद है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का आयोजनों से दूर रहना सुर्खियां बन गया है। 2022 में उद्धव ठाकरे से बागी होकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, सब जानते हैं। फिर 2024 के चुनाव में भाजपा ने 135 सीटें जीत ली। अंत में भाजपा का ही सीएम बना, जबकि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उन्हें ही मौका दिया जाए। उन्हें भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया, जबकि उनकी होम मिनिस्ट्री की मांग को भी खारिज कर दिया। वो चाहते थे गृह मंत्रालय मेरे पास रहे, वो भी नहीं मिला। माना जाता है कि उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच में मतभेद बने हुए हैं। अब देखिए 2 बड़ी बातें हैं यहां पर जो समझने वाली हैं। एकनाथ शिंदे वो इस सरकार में कंफर्ट नहीं है। यह बात सही है कि 2.5 साल तक देवेंद्र फडणवीस सीएम रहने के बावजूद डिप्टी सीएम बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मन में कहीं ना कहीं यह था कि मैं आज जो त्याग कर रहा हूं कल रिजल्ट मुझे मिलेगा। आज मैं डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा हूं, कल मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा और सीएम वाले को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाऊंगा। ये उनके मन में था। उनको एक टारगेट दिखाई दे रहा था और उस टारगेट को लेकर के उन्होंने 2.5 साल बिता दिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ में जो कुछ था वो एकनाथ शिंदे के साथ में नहीं। एकनाथ शिंदे को पता है कि भाजपा को आज मेरी जरूरत है, इसलिए भाजपा साथ में लिए हुए है, और वो भी बिहार चुनाव तक। बिहार चुनाव के बाद में एकनाथ शिंदे के घोड़े ही कहीं ना पलट जाएं, मतलब कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक जीत करके आए हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो विधायक भाजपा में शामिल हो जाए और एकनाथ शिंदे जो है फिर अपने अस्तबल को लेकर के, खाली अस्तबल को लेकर के वो नाचते रहो। हालांकि उद्धव ठाकरे को काउंटर करने के लिए भाजपा एकनाथ शिंदे को रखेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरते हैं तो उद्धव ठाकरे वोट खींच सकते हैं, एकनाथ शिंदे वोट नहीं खींच सकते हैं। ये बात सही है कि उनके विधायक जीत करके आए हैं, सब बातें हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन की वजह से आए हैं। भाजपा ने जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन वहां पर सेट किया उसकी वजह से आए हैं। और दूसरा जो एक बड़ा आरोप लगता है कि धांधली की गई है, तो धांधली से या और जैसे भी हो ये चीजें बन तो गई, लेकिन आज भी इस बात को लोग जानते हैं, मानते हैं कि अगर एक तराजू के अंदर तोला जाए दोनों नेताओं के कद को, एकनाथ शिंदे और उनके साथ में उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे का जो कद है, उद्धव ठाकरे की पहचान है, उद्धव ठाकरे का रसूख है, वो एकनाथ शिंदे से कहीं ज्यादा बेहतर जाकर के बैठता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या एकनाथ शिंदे के पास में कोई चारा नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे बिहार चुनाव से पहले पहले किसी न किसी तरीके से भाजपा के ऊपर प्रेशर बना करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी बात है उनके मन में जो है? क्योंकि एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं डर इस बात का भी है कि ऐसा ना हो कि बिहार चुनाव में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार की टाटा बाय बाय हो जाए और फिर उसके बाद में भाजपा के पूरी तरह से हाथ खुले हो जाएंगे, क्योंकि फिर जहां पर भी चुनाव है वहां पर गठबंधन का कोई चक्कर नहीं। फिर उसके बाद में बंगाल में चुनाव होंगे तो भाजपा अकेले है, वहां पर कोई गठबंधन का चक्कर नहीं है। असम के अंदर चुनाव है, वहां पर भी भाजपा अकेले है, कोई गठबंधन नहीं है। फिर उसके बाद में गुजरात में चुनाव होंगे, कोई गठबंधन नहीं है, वहां पर भाजपा अकेले है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो भाजपा अकेले है, वहां कोई गठबंधन नहीं है। मतलब गठबंधन वाली जो भाजपा के पास में मजबूरी है, वो गठरी जो भाजपा को मजबूरी में सर पर रख करके ढोनी पड़ रही है, वो केवल और केवल महाराष्ट्र में है और बिहार में है, या फिर आंध्र प्रदेश में। लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत लंबा वक्त है, 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा उसी वक्त में चुनाव होंगे। तो भाजपा क्या वाकई इस बात को खुद भी देख रही है कि नीतीश कुमार का जैसे ही रोल खत्म होगा उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी रोल खत्म कर दिया जाएगा?
हालांकि अजीत पवार का जो किस्सा है, अजीत पवार का वॉशिंग मशीन वाला किस्सा है, क्योंकि अजीत पवार को लेकर के खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह आरोप लगाते थे नेचुरली करप्ट पार्टी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, लेकिन उनको अपने साथ में ले लिया। और अजीत पवार पहले दिन से कह रहे थे, याद करिए आप, शपथ होने से पहले एक वीडियो वायरल हुई, शपथ होने से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, और जिसमें एकनाथ शिंदे जो है वो थोड़ा किंतु परंतु करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो वीडियो आपको सुनाता हूं अभी। इसमें किंतु परंतु करते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन अजीत पवार जो बगल में बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि दादा का, इनका शिंदे का तो पता नहीं, लेकिन मैं शपथ जरूर लूंगा। और फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि भाई दादा को तो एक्सपीरियंस है सुबह भी लेने का और शाम को भी लेने का। वो वीडियो खूब वायरल हुई थी, देख लीजिए। पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि एकनाथ शिंदे क्या वाकई उस सिनेरियो में अपने आप को फिट रख पा रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में असहज हो गए हैं? क्या एकनाथ शिंदे के पास में कोई दूसरा रास्ता है? रास्ते की अगर बात करें तो रास्ता एकनाथ शिंदे के पास में बहुत ज्यादा है नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे प्रेशर वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर वाली पॉलिटिक्स की एक लिमिट है। ये 2.5 महीने बीते हैं और 2.5 महीने के अंदर आपको कई सारे उलटफेर दिख गए। आप 8 महीने 10 महीने और बीतने दीजिए और उसके बाद में चैप्टर हो सकता है क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि भाजपा इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो आपको साइलेंट होकर के रहना पड़ेगा, आपको खामोशी की चादर ओढ़ करके सोनी पड़ेगी, या आपको खामोश करा दिया जाएगा। बिल्कुल आपके घोड़े जो आप कह रहे हैं कि पलट देंगे, आपके घोड़े ही अस्तबल में नहीं मिलेंगे, यह स्थिति भी आ सकती है। और याद कर लीजिए अमित शाह का वो बयान। अमित शाह ने जिस वक्त में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई थी, उस वक्त में अमित शाह ने कहा था कपिल सिब्बल को लेकर के, कपिल सिब्बल कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। तो अमित शाह ने कहा था क्या ये कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, हमारा तो पूरा अस्तबल खाली कर दिया है, मतलब हमारी तो पूरी सरकार लेकर के चले गए। शिवसेना हमारे साथ में थी, उसको ये साथ में लेकर के चले गए। लेकिन देखिए फिर अमित शाह ने कैसे बारीकी से छीलते हुए शिवसेना की दो फाड़ कर दी, एनसीपी की दो फाड़ कर दी। एकनाथ शिंदे वो भाजपा पर कितना प्रेशर बना पाएंगे और भाजपा कितना प्रेशर में आ पाएगी, और एकनाथ शिंदे की जो धमकी है, इसके पीछे जो पावर है वो किसकी है? सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।